तो फिर मैंने ये समझ गया है कि आपको बैकअप प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं साइड बाय साइड हाउसकीपिंग फील्ड में जॉब कर ही रहा था। मतलब आपकी डेस्टिनी थी वो? इससे अगर बाहर निकल रहा है तो पहले देखो कि क्या मिस्टेक हुई है। बिकॉज यूपीएससी तो यही कहते हैं ना कि आप सब कुछ भूल जाओ। देखिए, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ब्रांड किया है इसका मतलब हम हर एंगल से सही है। मैं किसी के लिए काम करूंगा और आप हमेशा खुद के लिए काम करना चाहते थे। Welcome everyone to another exciting episode of Make the Shift, where every conversation inspires a shift. आज के हमारे गेस्ट है who has built a massive business from scratch and have transformed the cleaning industry. श्याम कुमावत, the founder of safsafai.com. तो आज जुड़ते हैं इस कॉन्वर्जेशन से और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, उनके चैलेंजेस के बारे में और उनके इंस्पिरेशन के बारे में। Before diving into the episode, do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you. Welcome to our podcast, Shyam Kumawat. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आपने इनवाइट किया हमें यहाँ पे पॉडकास्ट पे। मेक द शिफ्ट चैनल का मैं थैंक यू सो मच बोलता हूँ कि मैम ने हमको अपॉर्चुनिटी दी। हमारे जो एक्सप्रेस जो व्यू है, वो हमारे थॉट है, वो हमें एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म जरिए आपने यहाँ पे प्रोवाइड करवाया। तो उसके लिए मैं थैंक यू सो मच। नहीं, इट इज़ कम्प्लीटली आवर प्लेजर कि आपने टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से हमें ये टाइम दिया। तो श्याम, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि आप हमें थोड़ा सा बताइए साफ़ सफाई वाला .com के बारे में और कैसे आपने ये शुरुआत करने का सोचा। ओके, मैं थोड़ा बैक जर्नी में जाता हूँ कि ये बिज़नेस का कैसे स्टार्ट हुआ। बिफोर मेरा एकेडमिक जो हमारा एजुकेशन था, तो मेरा ड्रीम था यूपीएससी करने का। तो उस टाइम पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स उतने स्ट्रांग नहीं थे, उसके कारण हमें पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा होटल में जब कॉलेज के टाइम में। ओके। तो मेरा कॉलेज मुलुंड में ही हुआ है। तो मेरा फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक मैं होटल में पार्ट टाइम जॉब करता था। फिर उसमें मॉर्निंग में कॉलेज, फिर कॉलेज में आने के बाद लाइब्रेरी, ये सब शेड्यूल चल रहा था उस टाइम ओके। पे। तो एक अभी ट्रेंड होता है कि अगर आपको यूपीएससी करना है तो मुंबई या तो सॉरी दिल्ली या तो पुणे, पुणे, ये हाँ, 2 राइट। प्लेस में आपको जाना है जी। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। तो जैसे मेरा ग्रेजुएशन हुआ तो मैं सोचा भाई पुणे जाना है, लेकिन पुणे अगर जाते तो फिर बाकी के जो भी खर्चे, उसके लिए एक सपोर्ट चाहिए रहता है फाइनेंशियल, तो वो उतना मेरे पास नहीं था। तो उसके कारण मेरे को वहाँ पे भी जाके जॉब करना पड़ा। तो वहाँ से जब मैं गया तो हाउसकीपिंग फील्ड में ही मैं काम करता था। तो वहाँ पे भी सेम मेरा शेड्यूल था कि मॉर्निंग से लेके 5 बजे तक जॉब, फिर 5 बजे के बाद लाइब्रेरी। ओके। तो ये सब चल रहा था। तो मेरे को वहाँ पे एक रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी जब जिसमें क्या बोलते हैं इसको, जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, तो हुँ। उसमें जो मतलब एक पीयर प्रेशर होता है हुँ। कि वहाँ के भी जो एस्पिरेंट है वो भी एक प्रेशर में ही प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि लाइक गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैसा है कि ये अनसर्टेनिटी है, राइट। राइट? तो वहाँ पे अगर मेरे पास कोई बैकअप प्लान है ही नहीं है, तो मेरे पास हर हर बार मेरे माइंड में स्टडी करते टाइम फ़ियर रहेगा कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? ठीक है? तो हार्डली उसके कारण से ही ना आधा फ़ोकस डाइवर्ट हो जाता है। तो फिर मैंने ये समझ गया है कि आपको बैकअप प्लान बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं साइड बाय साइड हाउसकीपिंग फील्ड में जॉब कर ही रहा था। तो उसमें मैंने सोचा कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, क्लीनिंग सर्विस में। ओके। तो पुणे में मुझे एक साइट मिली। तो उस साइट में मेरे को मतलब ऐसे मैंने जो वर्कर्स रहते जो जैसे नाके पे मिलते, तो उस टाइप के अच्छा, लोगों को अच्छा। लेके मैंने वो साइट कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। कुछ 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था वो। तो ओके। शुरुआत में मेरे को वो मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब भाई मैंने 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लिया। एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था कि एक एग्ज़ैक्टली, मतलब एक हुँ, आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे थे, तो हुँ। क्या इस टाइम पे जब आपने ये सोचा तो यूपीएससी की पढ़ाई साइड हो गई थी तभी तक? नहीं, 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 वो चालू थी चालू थी। और यस। बिना कोई एक्सपीरियंस के और कैसे आपको मिल गया एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट अभी कैसा रहता है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं हमें, ओके। लाइक डायरेक्ट बिल्डर के थ्रू नहीं था। लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला तो लाइक जैसे मेरे को अगर 4 में मिला है तो सामने वाले को कुछ ज़्यादा मिल रहा होगा ऑब्वियसली उसमें, हाँ, ओके। तो लेकिन अभी वो 4 में जो मैंने लिया तो उसमें वहाँ पे मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया हुँ। कि ये प्रॉफ़िट होगा, लॉस होगा, कितने महीने साइट होगी। जो भी मतलब फैक्टर्स होते हैं जब आप हुँ। बिज़नेस करते हो, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन ही मेन होता है। राइट।
तो जब आप फ्रेशर हो और आपको जब देखिए मेरा जब उस टाइम पे सैलरी 15-20,000 इसके बीच में ही था। ओके। सडनली मेरे को अगर 4 लाख का कुछ अमाउंट, भाई मैं एक कैपेबल हूँ, हम्म। तो मैंने वो रिस्क ले लिया कि चलो करके देखते हैं। वो मेरे लिए रिस्की था। तो चैलेंज ये थे कि वर्कर्स कहाँ से लेने, तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग के लिए अपने को इतना कुछ है नहीं है, तो हम ले लेते लोकल से। तो लोकल से वर्कर्स लिए 15-20 लोग। उसमें हम्म। और मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो शुरू में, तो आपको जैसे आप भी उस कैटेगरी में थे कि कहाँ पे आप काम कर रहे हो। कर रहे थे। लेकिन जब आप 15-20 का एक मैन पावर आप हैंडल कर रहे हो, तो मेरे तो अब को आप काम हाँ करवा रहे हो। करवा रहे हो। हम्म। लेकिन वो सब चल रहा था। 6 महीना मैंने साइट वो रन किया पुणे में। 6 महीने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि 3 लाख मैं खुद ही डेब्ट में हूँ। ओह। हाँ, क्योंकि वहाँ पे कैसा रहता है कि टाइम मैनेजमेंट होता है। इन टाइम अगर वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है हम्म। डे वाइज, हम्म। तभी आप वो प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन मेरे को जहाँ पे एक फ्लैट में एक ही दिन जाना जाना चाहिए था वो कंप्लीट करने में, उसी फ्लैट क्लीन करने के लिए मेरे को 3 दिन लगते थे। ओह। इसका मतलब मेरा लेबर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रहा था, और वो हम्म। पर फ्लैट के पीछे जो मुझे मिल रहा था वो कम, मतलब बेसिक अमाउंट था, और मैं उसको उसके ऊपर स्पेंड ज़्यादा कर रहा हूँ हम्म। वर्कर के हिसाब से। तो ऐसे 6 महीने मेरे को लगा ये महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, कुछ नहीं हुआ। तो 3 लाख जब मेरे डेब्ट में मैं समझ में आया कि भाई मैं कर्जे में हूँ अभी ऑलरेडी। तो मेरे पास अभी जनरली एक स्टूडेंट जब होता है एस्पिरेंट, तो उसको ये बहुत बड़ी बात होती है कि ऑफ भाई तू कोर्स। करने क्या आया था और क्या कर बैठा है। यही मेरे को समझ में आया कि मैं अगर यूपीएससी कर रहा हूँ तो ये सब, अब ये कैसा होता है, कंडीशनल होती है। ये आपको हर स्टूडेंट के केस में दिखेगा जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कि कैसा होता है कि एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता फर्स्टली। हम्म। ठीक है, तो वो खुद ना खुद रास्ते ढूंढते रहता है, फिर वो गिरता है। तो वही केस मेरे में भी हुआ। तो जब मेरे को समझ में आया कि भाई अगर इससे अगर बाहर निकल रहा है, तो पहले देखो कि क्या मिस्टेक हुई है। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, जॉब करके तो ये पूरा क्लियर नहीं होगा कि जो मैंने डेब्ट किया डेप है। की है, तो राइट। फर्स्टली मेरे को ये था कि मेरे को डेब्ट क्लियर करना है, हम्म। बिजनेस माइंड में नहीं था। लेकिन मैंने जो 6-7 महीने में एक बेसिक सीखा था क्लीनिंग के लिए, तो उस बेस के ऊपर एक कंपनी, आपको पता रहेगा, अर्बन कंपनी। यस, ऑफ कोर्स इट तो इज। मैंने उसमें ज्वाइन किया। तो वहाँ पे 1 डेढ़ साल में खुद काम करता था। बाथरूम क्लीन करना, सोफा सा, ये सब ओके। कुछ मैं खुद जाके करता था। तो वहाँ पे भी मुझे समझ में आया कि मेरा फ्यूचर एक कंपनी के हाथ में है। ठीक हम्म। है, तो अगर कल जाके मैं, मतलब मैं ऐसा सोचूंगा नहीं, लेकिन अनसर्टनिटी है किसी का भी। तो किसी भी कंपनी, तो मैंने सोचा कि नहीं भाई, मैंने 1.5 साल तो एक्सपीरियंस लिया है, और मैं प्लस ऑलरेडी एजुकेशन, मतलब मैं इतना बड़ा ड्रीम सैक्रिफाइस करके अब ये काम कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ। क्यों ना मैं अगर खुद ही काम कर रहा हूँ तो मैं खुद ही इसको स्केल करूँ मेरे लेवल पे। तो मैंने वो सोचा कि वो क्विट करना। तो मैंने अर्बन कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद में मैं खुद से टीम स्टार्ट किया। तो जब मुझे बिज़नेस करने का सोचा, तो मैं बोला मैं अभी पुणे में नहीं करेगा, मुंबई में जाके करेंगे, ओके। मतलब मेरे घर में। हम्म। अभी मैं ये सब जर्नी में मैं मेरे घर से बाहर था, क्योंकि मेरा घर था मुंबई में राइट। फैमिली, और मैं था पुणे में। तो पुणे में जो भी मैं काम कर रहा था, वो बाहर उतार चढ़ाव सब आ रहे थे, स्ट्रगल लाइफ। तो मेरे घर वालों को ये कुछ पता नहीं था कि ये क्या कर रहा है। ओके। और क्या होता है कि देखिए, जब आपकी फैमिली जैसे एवरेज होती है, उनको पता नहीं हम्म। है, तो वो उतना इन डिटेल सोच नहीं पाते, कि लेकिन उनको इतना चिंता होती कि अपना बेटा गलत रास्ते पे ना जाए। राइट। तो मेरे पास यही था कि बिलीव था कि मेरी फैमिली मेरे पे ये बिलीव कर रही है कि कभी ना कभी एक दिन ये बड़ा कुछ करेगा। तो वो मेरे को हर बार, जब भी मैं जर्नी में, अभी देखिए आप जब बाहर रहते हो ना, तो आपको हम्म। बुरी आदत भी लग जाती है, राइट। क्योंकि कोई बताने वाला नहीं रहता है कि कौन सा आपको क्या चॉइस करना है आपको। हम्म। तो उस टाइम पे मुझे फैमिली का एक मॉरल सपोर्ट था, जिसके कारण मैं गलत रास्ते पे नहीं गया, और मैं एक फोकस था। वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आए, और यूपीएससी का जो स्टूडेंट है उनको ये बात पूरी पता है कि जो प्रेशर होता है पढ़ाई करते टाइम, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि प्लान बी होना ही चाहिए, कि अगर अब आपके पास वो नहीं हुआ, तो एटलीस्ट वो आपको सँभाल सकता है, जो आपने प्लान बी प्रिपेयर किया है बैक एंड में।
तो मैंने ये प्रिपेयर किया, इसके लिए मैं अभी सेफ ज़ोन पे हूँ। लेकिन आपने ये प्लान बी बनाया तो आपने अपना प्लान ए तो एकदम छोड़ ही दिया था। हुँ, बिकॉज़ यूपीएससी तो यही कहते हैं ना कि आप सब कुछ भूल जाओ, आप घर, परिवार, एग्ज़ैक्टली। खाना-पीना और आप फ़ोकस्ड रहो। हुँ, तो इट कुड बी मतलब आपकी डेस्टिनी थी वो, या एग्ज़ैक्टली। आपका मेरे ख्याल से जो भी हमारे कन्वर्सेशन में बात हुई है कि हुँ, यू ऑलवेज़ वांटेड कि मैं किसी के लिए काम करूँगा और आप हमेशा खुद के लिए काम करना चाहते थे। एग्ज़ैक्टली। तो जो एक स्टोरी आपके अराउंड हो रही है कि ये ना दिस कंपनी वाज स्टार्टेड 50,000 रुपए से और आज वो एक 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे पहुंच गई है। तो क्या सोच रहे थे आप जब आप ये स्टार्ट कर रहे थे, जब ये बॉम्बे आके आपने 50,000 रुपए लेके एक हुँ, शुरुआत हुँ, करी हुँ, थी? एग्ज़ैक्टली। मैं जब पुणे से मुंबई आया रिटर्न, तो उस टाइम पे मैंने यूपीएससी छोड़ी नहीं थी, ओके। राइट? लेकिन मैंने मैंने जैसे बताया कि 3 लाख मैं डेब्ट में हूँ, राइट। ठीक है? तो वो क्लियर करना है मुझे। और सेकेंडली देखते हैं कि मैंने अभी वो प्लान बिज़नेस चालू किया है। जनरली जब आप बिज़नेस फर्स्ट स्टेज में लॉस में आते हो, तो आप थोड़ा डर जाते हो कि भाई हम्म। मैं फिर से तो नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं वहाँ पे सोचा कि नहीं, डरना नहीं है, देखते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है और हम यूपीएससी को भी हम प्रिपरेशन में रख सकते हैं। तो मैंने 1-2 साल बिज़नेस में फुल्ली फ़ोकस के साथ काम किया मुंबई में आके। 1-2 साल के बाद 1 साल का गैप रखा, फिर से यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन के लिए गया पुणे में। ओके। यस, मतलब ये लाइन में मैं 7 टू 8 मतलब 7 से ईयर्स 8 से साल ऑन हो एंड गए ऑफ हैं। कर रहे हैं आप? एग्ज़ैक्टली। ओके। तो ऑन एंड ऑफ का मतलब यही है कि फाइनेंशियल वो हमारा स्टेबल होना चाहिए था, यही रीज़न था। जी। तो जब मैं यहाँ पे आया तो 2 साल मैं मेरे भाई को लिया साथ में, प्रशांत कुमावत। ओके। तो उसके साथ मैंने डिस्कस किया कि हम ऐसा-ऐसा बिज़नेस करेंगे। हम्म। लेकिन जब मैं घरवालों को आके ये सब बात बताया कि पुणे में मेरा ये कर्जा हुआ है बिज़नेस के कारण, तो उन लोग ने, अभी कई लोग सोचते हैं भाई तू ऑलरेडी ऐसा सब किया है, अभी फिर बिज़नेस का क्यों सोच रहा है? राइट। लेकिन मेरे मतलब जो भाई है छोटे, हम्म। उन्होंने बिलीव रखा कि नहीं, बड़े भाई बोल रहे तो कुछ सोच समझ के बोल रहे रहेंगे। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी फैमिली आपको कैसे एक्सेप्ट कर रही है, राइट। जब आप इतना एब्सोल्युटली। सब कुछ कर रहे हैं तो। तो उस केस में मुझे भी एक पॉजिटिवनेस मिला कि हाँ, मेरी फैमिली मेरे पे बिलीव कर रही है, तो मैं सच में डिज़र्व करता हूँ कि कुछ करूँगा, आज नहीं तो हम्म। कुछ ज़रूर ये करूँगा। तो फिर प्रशांत और मैं और हम्म। 1-2 जन स्टाफ, हमने एक टीम बनाई ओके। और हम खुद जाके क्लीनिंग करते थे मुंबई के हर लोकेशन पे, कहीं वसई, कभी मुलुंड। तो हम्म। उस क्लीनिंग के दौरान हमने खुद से एक आर-एन-डी की थी क्लीनिंग में, कि एक क्लीनिंग वर्क को कैसे क्वालिटिवली डिलीवरी किया जा सकता है विदाउट एनी एक्सपेंसिव सो कॉल्ड जो मार्केट में केमिकल्स और इक्विपमेंट होते हैं, जो एक ब्रांडिंग होती है, उसके बावजूद भी। और हमने वो टेस्टिंग किया हमारे टीम के ऊपर, फिर हमने वो जो भी केस स्टडी की थी क्लीनिंग के लिए, तो वही हमने जैसे शुरुआत में हमारे पास 3 लोग थे, तो 3 से हम 6, 9 फिर 12 जन हो गए। तो वो सक्सेसफुली हो रहा था और हम सीख भी रहे, इस दौरान हम ज़्यादा मतलब लर्निंग ले रहे थे कि बिज़नेस को कैसे समझना है हमको। हम्म। उसके सीज़न, कस्टमर साइड कैसे होते हैं, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं क्लीनिंग को लेके। तो ये हम दोनों सीख रहे थे। वर्कर्स के एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं, क्योंकि मैं उसी फील्ड से आया था, तो मैं ज़्यादा रिलेट कर पा रहा था। तो मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मैं बिज़नेस करूँ और बॉसगिरी करूँ, कि ऐसा-वैसा नहीं। तो वो वर्कर्स भी समझ गए कि नहीं भाई, ये बंदा हमारे टाइप के ही है, ये हमको हम्म। समझ के लेते। तो और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप फाइनेंशियल आप कितना मैनेज कर पा रहे हो ये सब चीज़ में। तो हम्म। जब मैंने वो 3 लाख डेब्ट लिया, तो यहाँ पे मैं आके पूरा सीख गया था कि कहाँ पे कॉस्ट खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और आपके वर्कर्स की सैलरी ऑन टाइम देना है, जब आप बिज़नेस करते हो। ये आप बहुत इम्पोर्टेंट रखिए। तो मैं राइट। शुरुआत जब मुंबई में आया, तो अभी तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने एक दिन भी ऐसा डिले नहीं किया है मेरे कंपनी में किसी स्टाफ के सैलरी का। तो वाओ, वो बहुत दैट्स रियली इम्पोर्टेंट होता है। नाइस। हम्म। यस। तो वो 2 साल मैंने एक्सपीरियंस लिया ये, तो प्रशांत को बोला कि मुझे और 1 साल देने दे, नहीं तो लाइफ़ में कैसा होगा कि मेरे पास चांस था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फाइनेंशियल उतना था नहीं, इसलिए मुझे जॉब करना पड़ा और जो भी उतार-चढ़ाव आ रहे थे, राइट। यूपीएससी को मुझे बार-बार वो सैक्रिफाइस करना पड़ रहा था वो ड्रीम को। तो जब मैं 2 साल यहाँ पे हमने काम किया, तो थोड़ा एक लेवल पे आए कि सेटल हो गए थे ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेज पे।
तो फिर मैं प्रशांत को बोला कि मेरे को 1 साल खुद से मेरे को, क्योंकि मेरे को आगे जाके रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास मौका था और मैंने नहीं किया। नहीं किया, राइट। तो मैंने 2021 या 22 में फिर से सोचा कि प्रशांत तू 1 साल बिज़नेस को सँभालना, मैं यूपीएससी देता हूँ। मैं अगेन पुणे में गया। ओह गॉड! हाँ, मतलब आपका वो यूपीएससी का प्यार बहुत लंबा चला। यस, यस, यस। तो ऐसा ओके। नहीं है कि मैं ड्रीम है तो फिर मुझे लाइफ़ में मैं फिर बता ही नहीं सकता ना कि चलो भाई पैसा आया तो तूने वो ड्रीम छोड़ दिया, वैसा ओके, नहीं है। तो फिर 1 साल मैंने फुल्ली प्रिपरेशन किया ओके। यूपीएससी का। अभी देखिए कैसा होता है जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं ना, उसके हुँ, बाद आपको कितने अटेम्प्ट देना है उस हुँ, प्रिपरेशन में, और फिर आपकी एज, वो सब मैटर मैटर करती करती है, है, राइट। और आपको इसको बैलेंस लेके चलना है। हुँ, अभी ये कैसा है कि ये साइकिल है। जब आप एक अटेम्प्ट देते हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो भी दे रहा है उसको पता रहेगा। तो वो अटेम्प्ट अगर आपको लगता है कि भाई इस बार मैंने अच्छा परफ़ॉर्मेंस नहीं किया, तो अगेन उसी अटेम्प्ट के 2 दिन के बाद गवर्नमेंट डेट निकालता है कि आपकी नेक्स्ट एग्ज़ाम कभी है। तो वो चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता है स्टूडेंट। उसको लगता है चलो भाई, इस बार मेरा नहीं गया लेकिन अभी डेट भी आई है तो चलो मैं और 365 डेज़ स्टडी करके करके ये बार क्रैक कर तो लूँगा। ये एग्ज़ाम के 2 दिन बाद ही डेट आ जाती हाँ, है। 2 से 3 के बाद वो समझ में आता है कि नेक्स्ट ईयर कभी एग्ज़ाम रहेंगे। ओके। हाँ, तो उस केस में फिर मैं समझ गया कि ये 1 साल मुझे फुल्ली देना है। हुँ, मतलब क्या बोलते हैं, मैं खुद को आगे जाके को सुनाने कि मैंने पढ़ाई, मेरे पास चांस था तो मैंने किया नहीं। तो मैं लाइब्रेरी में हार्डली बोलने के लिए बोलते, लेकिन 14-15 आवर्स स्टडी करता था लाइब्रेरी में। रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक, मतलब फुल्ली मैं फ़ोकस था। तो इवन मुझे देख के बाकी लोग भी पढ़ाई करते थे लाइब्रेरी में, मेरे आके बैठते थे। क्योंकि अरे! जब आप फ़ोकस रहते हो ना तो आपका एक अलग ही ये दिखता है, ऑरा दिखता है और कि यार दिखता ये है। हुँ, फ़ोकस्ड आदमी है। क्योंकि मेरे माइंड में ये था कि चलो मेरे को अभी जो भी मेरे मंथली के जो खर्चे हैं वो मेरे को मिल रहे हैं घर से। तो मैं राइट। इस लेवल पे हूँ कि मैं अभी पढ़ाई कर सकता हूँ फुल्ली ट्रेन। तो उस टाइम पे मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया था। सेकंड अटेम्प्ट में मैं स्टूडेंट को भी बोलूँगा मैंने क्या रियलाइज़ किया है, क्या होता है हुँ, जनरली, क्यों यूपीएससी का फेलियर के ज़्यादा रेट ये होते हैं। जब हम एक मोटिवेशन होते हैं कहीं किसी से, या सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं कि मुझे यूपीएससी देना है। मैं स्पेशली ये आपको ये पॉइंट इसीलिए दे रहा हूँ कि उनको भी ये हेल्पफुल हो सके। नहीं बिल्कुल। तो यूपीएससी में एक तो होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड कि बचपन से ड्रीम था। जी। सेकेंडली होते हैं मटेरियलिस्टिक स्टिक कि लाल बत्ती मिलेगी, पावर मिलेगा, इसके वजह से। हुँ, वो गलत भी नहीं है, सबका रहता है अपना-अपना एक। और थर्ड होता है कि किसी ने बताया है या किसी मम्मी-पापा का ड्रीम है कि आप करो। तो ये करना है तीनों आपको। टाइप के एस्पिरेशन लेके स्टूडेंट लोग यूपीएससी में आते हैं, ठीक है? तो जो सेल्फ मोटिवेटेड वाले बंदे होते हैं, तो वो लोग गो थ्रू कर पाते हैं। उसमें भी कम चांसेस होता है, क्योंकि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, तो आप एकदम एक्टिवली मोटिवेटेड होते हो। तो आप हुँ, फुल्ली पढ़ाई करते हो थ्रू आउट ईयर। और जैसे एग्ज़ाम नियर आता है, क्योंकि जैसे कि 1 साल का अगर आपका यूपीएससी का जर्नी है, तो आप शुरू डे 1 से आप फुल्ली मोटिवेट होके पढ़ाई करोगे 8-9 महीने, हुँ, ठीक है? और बाकी के जो 3-4 महीने बचेंगे, जो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, उस टाइम पे आपका ब्रेन बोलता है कि थोड़ा-सा अपन चिल करते हैं, इधर-उधर हाँ, होता है। क्योंकि कंटिन्यूअसली पूरा 24 आवर्स उसी पढ़ाई में, उसी सोच में पूरा आपने बिताया रहता है। तो एक स्टेज पे दिमाग ही खुद बोलता है कि थोड़ा-सा ये कर लेते, राइट एग्ज़ॉस्ट हो जाता है वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है। कि अब पूरी कैपेसिटी में हमने हाँ। कर लिया है, अब जो होगा वो थोड़ा होगा। मौका सोचते हैं हम कि हाँ, किसी फैमिली में इवेंट में आए, तो हुँ, वहाँ पे हमारा टाइम गया, चलो यार आज नहीं, थोड़ा कल पढ़ेंगे। जी, लेकिन थोड़ा टाइम हम अपन निकालते हैं इसमें। हुँ, 8 महीना तो पढ़ाई किया ही है, तो हुँ, थोड़ा ये करते। तो ऐसे करते-करते हम थोड़ा दूर चल जाते हैं। बल्कि उसी फ़ेज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो हम आपने जो फर्स्ट फ़ेज़ में जितनी पढ़ाई की थी, और लास्ट के फ़ेज़ में होता है कि आप उतना फ़ोकस रख के काम करें। शुरुआत में जैसे अगर मैं बोलता था कि मैं 14-15 घंटे पढ़ता था, तो उस टाइम पे मैं अगर 4 घंटे भी पढ़ता रेगुलरली, और हुँ, फिर बचे हुए जो 4 महीने में अगर मैं 14-15 घंटे पढ़ता था, तब ये वर्थ था। लेकिन उधर ओके। तक मोटिवेशन हम सस्टेन नहीं कर पाते उस लेवल में। हुँ, 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 हुँ। और फिर यही था मेरे लिए, तो वो मैंने समझ गया कि ये अपना मिस्टेक हुआ है, और मेरा अच्छा, कुछ प्रीलियम जो था वो 13 पॉइंट से, मतलब मैं नहीं क्वालीफाई हो पाया।
तो मैं बोला अभी बस करो, मैंने जितना करना था उतना कर लिया, अभी जो हमने शुरू किया उसको कंटिन्यू करते। तो फिर मैं 1 साल प्रिपरेशन करके फिर अगेन मुंबई में आ गया। तो जब मैंने मुंबई में आया सोचा कि अभी हम बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे। तो वहाँ पे प्रशांत मेरे गाइडेंस के अंडर में कर ही रहा था सब कुछ। हम्म। तो यहाँ पे मैंने चेक किया कि तब तक बिज़नेस को अच्छा रिस्पॉन्ड मिल चुका था। जो भी हमने क्वालिटी जो रेसिपी हम बनाए थे और कस्टमर को सर्व कर रहे थे थ्रू द क्लीन क्वालिटी, तो कस्टमर उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा था उस काम हम्म। के लिए। तो फिर हमने आए तो उस टाइम पे हमारा कंपनी का नाम एसके फैसिलिटी मतलब हमारे मतलब मेरे नाम से ही था। ओके। तो अभी हम सोचे कि इसको अगर स्केल करना है तो इसके ऊपर हम आर&डी करें कि ब्रांड का नाम क्या होगा और किस लेवल पे हमें करना है। हम्म। तो उस अभी प्रशांत और मैं ही था कंपनी में, तो हम दोनों जितना डिस्कस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी कि एक ब्रांडिंग कैसा किया जाता है उस लेवल पे जो नॉलेज हम्म। था उस बेस के हम स्टार्ट किए। तो बोले चलो यार सफाई जो है तो सफाई रिलेटेड ही कीवर्ड होना चाहिए। हम्म। जब भी कस्टमर बोलते हैं तो वो अगर क्लीनिंग को लेके तो हम क्लीनिंग वाला, फिर अच्छा, हाँ। cleancity.com इस हम्म। तरह से हम चल रहा था हमें। तो फिर वो डोमेन भी नहीं मिल रहा था और वो सब कुछ हम चेक कर रहे थे। तो हमने सोचा फिर प्रशांत ने सजेशन किया कि शाम साफ सफाई वाला देखते। तो हम्म। साफ सफाई वाला .com डोमेन मिल गया। तो हम्म। ये डोमेन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, ये नाम भी बहुत कैची है कैची एक्चुअली। है, यस, क्योंकि उस फील्ड में हम। राइट। तो और सेकेंडली क्या है कि कस्टमर भी अगर जैसे हम घर में बैठते हैं जनरली अगर हम बोलते हैं कि हम सफाई करेंगे या साफ सफाई चाहिए हमें, तो फर्स्ट नेम हमारा ब्रांड का ट्रिगर होता है कि ये साफ सफाई वाला .com है। राइट। तो उसमें हमने सोचा कि यही पॉइंट से हम इसको ब्रांडिंग और पोजीशन रखेंगे। हम्म। तो फिर हमने टीम को भी बताया हमारी विजन। अभी शुरुआत में जो आपके साथ काम करते हैं उनको बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट होता है कि उनको बताना कि हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं आपको। हम्म। और उनको भी एक बिलीव होता है कि नहीं हमारी कंपनी के साथ हमारी भी ग्रोथ होगी। राइट। तो वो हमने भरोसा हमारे टीम को पहले दिलाया है। तो उस टाइम पे कई बार ऐसे फेस होते थे कि सैलरी में शॉर्टेज पड़ता था। हम्म। तो मेरी जो कोर टीम थी वो समझ जाती थी कि सर कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 ही महीना हुआ था, लेकिन उस 1 महीने में मैं खुद और प्रशांत ने बताया कि नहीं भाई ये टीम अपने को चाहिए, जो अपने को मतलब क्या बोलते हैं समझती है। उतार-चढ़ाव में भी समझती है। तो ऐसे 1-2 जन थे शुभम, बापू, मंगेश, ये जो अच्छा, अच्छा। अच्छे हमारे वर्कर्स थे। जो अब आपकी कोर टीम में कोर है। टीम है, यस, यस। ओके। तो फिर ये बोले नहीं भाऊ हम आपके ऊपर बिलीव करते हैं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। तो फिर आप वीडियो में भी ज़्यादा देखते रहेंगे कि वही टीम ज़्यादा हम फ्रंट पे रखते हैं। ओके। तो वैसे हम आगे बढ़े तो सोचे अभी हम पुणे मुंबई में थे। हम्म। तो पुणे इन द सेंस कि हम मुंबई से पुणे के लिए क्लीनिंग के लिए जाते थे जब बड़े प्रोजेक्ट मिलते थे हमें जैसे बंगलो, ओके। रो हाउसेस। तो हमारी जो इन हाउस टीम होती थी वही हम वहाँ पे डिलीवर करते थे। तो आप कैसे अपनी कॉस्टिंग बिठाते हो? बिकॉज मैं यही। ट्रैवलिंग कॉस्टिंग कैसा होता है कि अभी ट्रेन से ट्रैवलिंग होता था। राइट, राइट, ऑफ हाँ, कोर्स। तो वो हम सब जब भी बजट एस्टिमेट देते थे तो वो सब ऐड करके कि इतना इतना होगा। हम्म। और कस्टमर को क्या है कि कस्टमर को क्वालिटी से बहुत मतलब होता है हाँ। कि वो अगर जो पे कर रहा है उसके बदले में उसको अगर उस लेवल की क्वालिटी मिलती है, उसको लेना देना नहीं कि आप क्या केमिकल यूज़ कर रहे हो, कौन सा मशीनरी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो। वो चाहता है कि भाई मेरे घर में, मेरे बाथरूम में या मेरे किचन में या मेरे विंडो में ये प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो विद द ओके। बेस्ट क्वालिटी। हम्म। तो कस्टमर हैप्पी है। तो हम यही समझ गए थे कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन को हमें उतरना है। तो उसके लिए फिर हमने इस लेवल पे काम कर रहे थे तो वो कस्टमर भी हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो ओके। हम बोलते थे कई बार कि मैडम सर कि हमारी टीम मुंबई से आ रही है। जब पुणे के कस्टमर तो हम्म। खुश हो जाते थे, नहीं नहीं भाई आओ, आप जो भी एडिशनल बोलोगे हम वो भी देने के लिए तैयार है, ओके। लेकिन आप आ जाइए। ओके। तो उस लेवल पे फिर हमने भी वो रिस्क लेके हम जाते थे, पुणे में सर्व करते थे। तो फिर हमने सोचा कि पुणे में भी हमारी टीम डिप्लॉय करेंगे। तो पुणे में हमने 2 टीम मतलब 6 लोगों की टीम वहाँ पे भी डिप्लॉय की, फिर मुंबई में की। तो फिर हमने हम्म। हमारे पेज के भी बता दिया कि हमारा पुणे और मुंबई में ऑपरेशन चल रहा है। ओके। तो शाम, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज़ का बिजनेस का एक्सपांशन होता है, या तो क्या था, आपका कंट्रोल था,
आपने बोला कि आपकी कोर टीम है वो 5-10 लोगों से बड़ी नहीं होती है। तो फिर आप अपना एक्सपेंशन जो आपकी प्लानिंग में भी है और जो आपने ऑलरेडी किया है, जैसे अभी आपका बिज़नेस मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, नागपुर और अब आप एक्सपांड कर रहे हैं टुवर्ड्स पैन इंडिया लेवल पे। पैन इंडिया। तो तब आप अपनी क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे? मतलब इसमें क्या ट्रेनिंग है या टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसमें हम पार्ट वाइज कर रहे हैं। एक तो है कि हमारे पास एक रेसिपी है क्वालिटी को कैसे डिलीवर किया जाता है। मैं हर बार वही बोलता हूँ। तो वो अगर रेसिपी हम ट्रेनर जो है वो हम अपॉइंट कर रहे हैं। ट्रेनर को हम जो एसओपी है काम के बारे में, कैसे काम को डिलीवर किया जाता है, क्या इम्पोर्टेंस होता है सर्विस डिलीवर करते टाइम, और पार्टनर को आपको कैसे समझाना है, जो भी हमारे वर्कर्स रहेंगे फील्ड के, हुँ, तो हम वो ट्रेनर के थ्रू उनके तरफ पहुंचाएंगे। मतलब ट्रेनर का ये रोल होगा कि वो ट्रेन करे हमारे वर्कर्स को, तो चाहे वो दिल्ली का ट्रेनर हो, मुंबई का हो, पुणे का हो, सेम ही रहेगा एसओपी। ओके। तो वो तो हो गया क्वालिटी। टेक का अगर इम्पोर्टेंट देखें तो जो भी हमारे पास डिमांड आ रही है तो उसको अगर मैनेज करना है तो ये टेक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एप्लीकेशन हमारे को चाहिए था, तो हमने एप्लीकेशन का काम भी स्टार्ट कर लिया। और बिफोर टेक हमको कब समझ में आया कि हमें चाहिए, तो हम मैनुअली सब मैनेज कर रहे थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन डिमांड इतनी हाई आ रही थी कि एक एक दिन में हमारे पास 2-2 हज़ार लीड्स आ रही थी और लो लीड सब मिस हो रही थी। मतलब जो डिलीवरिंग रेशो है हमारा वो 0.1% था। मतलब ओके। आप समझिए कि 99% लीड सब वेस्ट जा रही, जो कि हुँ, हुँ। कस्टमर को चाहिए था कि हमें साफ सफाई वाला डॉट कॉम से ही बुकिंग लेना है। ओके। तो वो तो जहाँ पे हम सेटअप भी नहीं था उस सिटी से भी आ रहे थे कि सर आप यहाँ पे दीजिए। आसाम के तो बोल रहे थे सर हमारे टीम का आने जाने का मैं पैसा दे देती हूँ आप आसाम यहाँ का। आसाम में। ओके। यस। तो हमने सोचा कि यार मतलब इधर तक पहुँचने के लिए कई ब्रांड लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं और आई नो। यहाँ तक हम सिर्फ़ कुछ पैसे, मार्केटिंग बजट ही नहीं है हमारा फर्स्टली। तो मेरे ख्याल से आपका वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रॉन्ग हाँ, है। वर्ड ऑफ माउथ जभी होगा जब आप डिलीवरी दे पाओगे। राइट। एग्ज़ैक्टली। तो वही हमने पहला फ़ोकस किया। तो एक्सपांशन में फिर हमने सोचा कि हाँ, लीड अगर मिस हो रही है तो आपको टेक और आपकी जो डिलीवरी पार्टनर है वो होने चाहिए। अलोंग विद दैट आपके जो क्वालिटी हेड होते हैं, ट्रेनर्स वो भी। तो हुँ, हम हर सिटी में ये 3 का डिप्लॉय करेंगे सिटी वाइज़। और जैसे कि हमने जयपुर से अभी स्टार्ट किया है। ओके, हम क्या करते हैं जब भी हम एक्सपांशन करते हैं सिटी में, तो बिफोर एक्सपांशन हमारा एक पायलट प्रोग्राम होता है, ओके। एक टेस्टिंग प्रोग्राम होता है। टेस्टिंग में क्या करते हैं हम कि एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वहाँ पे हम डिमांड जनरेट करते हैं। डिमांड में हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनिक डिमांड होती है और एक इनऑर्गेनिक। हुँ, हुँ, तो हुँ। ऑर्गेनिकली हमारे पास जो आ रहा है वही लॉन्ग टाइम हमारे लिए अच्छा रहता है। राइट। तो हमारे पास जयपुर, दिल्ली और सूरत से ज़्यादा आ रहा है कि कस्टमर बोल रहे हैं कि आपकी सर्विस हमें चाहिए, और ओके। ज़्यादा हर दिन हमारे पास वो बैकएंड में डेटा मिलता है हुँ, उस हुँ, एरिया हुँ। से। तो उसमें हम समझते हैं कि वहाँ पे हम हमारी टीम डिप्लॉय कर सकते हैं, सिटी टीम। ओके, तो सिटी टीम में हमारा टीम स्ट्रक्चर होता है जो ये पूरे क्वालिटी और या ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो सिटी टीम रिपोर्ट करती है सेंट्रल पे, जो अपना हेड ऑफिस पुणे में है, हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ऑपरेशन चलेगा एक्सपेंशन लेवल पे। ओके। यस। तो साफ-सफाई वाले का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन कौन है? अर्बन कंपनी? मैं खुद समझता हूँ कंपटीशन, हाँ, बोल सकते हैं आप। क्योंकि देखिए कंपटीशन इन द सेंस कि हमारी जो नीश है वो हुँ, ओनली क्लीनिंग है, ठीक राइट। है? हम सिर्फ क्लीनिंग के एरिया में ही काम कर रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट बेस या अदर कुछ सर्विसेज नहीं है। हुँ, तो हम ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फोकस एरिया एक ही है। तो हम हुँ, हमसे ज़्यादा प्रीमियम और बेटर क्वालिटी हम ही दे सकते हैं, हम ऐसा बिलीव कर रहे हैं, अगर हमारी पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है तो। हुँ, बाकी कंपनी में कैसा होता है कि उनके पास मल्टीपल कैटेगरीज़ ऐड होती है, हुँ। तो उसके हिसाब से फिर वो कैसे मैनेज करते हैं उनके लेवल पे। लेकिन मेरे पास एक ही है क्लीनिंग। क्लीनिंग। तो जब भी आपको अगर क्लीनिंग रिलेटेड है तो डेफ़िनेटली आप साफ-सफाई वाला डॉट कॉम ही सोचेंगे, और ओके, हम सो उस देयर तरह इज़ से नो कॉम्पिटिशन। नो कॉम्बिनेशन। तो क्लीनिंग इंडस्ट्री आप क्या देख रहे हैं कि 5-10 साल में क्लीनिंग इंडस्ट्री में क्या बड़ा चेंज आने वाला है? क्लीनिंग इंडस्ट्री में मेनली अभी जो फ़िलहाल करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए
और क्लीनिंग इंडस्ट्री इधर ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है फर्स्टली। यहाँ पे कोई भी एक स्टाफ का जो भी काम करता है इस फील्ड में, तो वो फर्स्टली जो एंट्री होता है वो अनस्किल्ड लेबर होता है। ओके। तो अनस्किल्ड में क्या होता है कि ये काम कोई भी कर लेगा। वहाँ पे ना कुछ आपको क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कुछ पैकेज चाहिए, या एक लेवल पे इतना इतना मिलता है। तो उस लेवल के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके फिर उनको ट्रेनिंग देके फिर उनको ऑर्गेनाइज करके फिर उनको बिजनेस देना होता है। एक कंपनी का एक ही जॉब रोल होता है। तो फिर उसमें एक टाइम चला जाता है, एक टाइम स्पैन होता है, क्योंकि एक इकोसिस्टम क्रिएट होने के लिए टाइम लगता है। अभी ये आप नॉर्थ साइड में तो लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्लीनिंग ऐसी कुछ होती है। मतलब मेरे को यूपी से फ़ोन आते हैं कई बार, कलकत्ता से भी कई आते, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं है। ओके। तो 10 साल में जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में थी वो भी पूरा अभी तक कवर नहीं कर पाई कवर है। नहीं कर पाई इस मार्केट को। और फिर अभी तक बहुत इसको टाइम लगेगा कई एरिया में समझने के लिए। और जैसे जैसे हम डेवलपिंग बढ़ रहे, ज़्यादा लोग आज वन क्लिक में प्रिफर कर रहे कि हमारे पास वो बंदा आ जाए जो आ भी जाए, हमें सर्विस राइट। चाहिए। यस। तो जैसे जैसे हम डिजिटलाइज हो रहे, उस तरह से फिर हमारे ब्रांड को, मतलब हमारे ब्रांड इन द सेंस कि क्लीनिंग को भी उस तरह से एक एक्सेलरेट मिलेगा उस ओके। इंडस्ट्री में। और रेवेन्यू वाइज देखे जाए तो वहाँ पे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्कर साइड से भी, कि जो 8-9 हज़ार में जो काम कर रहा है बंदा, तो अगर वो यहाँ पे हार्ड वर्क ही चाहिए मेनली, अगर वो रेडी है काम करने के लिए, और जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर के और क्वालिटी के लिए, क्वालिटी को लेके वो अगर मीट करता है, तो डेफिनेटली वो जहाँ पे उसका प्रीवियस सैलरी में जितना कमा रहा था उससे अच्छी अर्निंग इस प्लेटफॉर्म पे कर सकता है वो। तो वो एक अपॉर्चुनिटी है, हम मतलब क्रिएट कर रहे हैं, एक जॉब अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द दिस कॉन्सेप्ट, ये हम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में। तो हमारे जैसे और भी है मार्केट में, वो भी कर रहे हैं। तो एक अच्छा कॉज है, मतलब अगर हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को और अच्छी स्केल पे दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है, मतलब अच्छा इम्प्रूव हो जाता है राइट, लोगों राइट, का। राइट। तो उस तरह से नहीं, ये बात आपने सही कही कि जो एक क्लटर्ड मार्केट है उसको आप ऑर्गेनाइज करने का आपका विजन है, तो एग्जैक्टली। विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जहाँ की आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने बोला यूपी से मतलब यहाँ से आपको लीड्स इवन आती है राजस्थान। कैलकाटा, वहाँ पे लेबर चीप है, इसलिए लोगों को ऐसे ही काम करने वाले मिल जाते हैं और बड़ी फैमिलीज है, तो इसीलिए। और ये सिटीज़ में जहाँ लोगों के पास टाइम नहीं है और न्यूक्लियर फैमिलीज है और रिसोर्सेज हैं टू पे, तो इसलिए उसका एग्जैक्ट शायद डिफरेंस होता है। हाँ, डिफरेंस इन द सेंस क्या है कि हमारे जो कस्टमर है वो बेसिकली यही है कि जो हस्बैंड और वाइफ किसी काम में एंगेज है, जिनको ये सब टाइम नहीं मिल पाता, तो वो मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती है, उसमें ये चीज़ होती है, टायर 1, टायर 2, टायर 3 में। तो उसमें फिर वो सोचते कि चलो भाई मैं मेरे कंप्यूटर में 8 घंटा अगर बैठूंगी तो उससे ज़्यादा कमाऊंगी, उसके राइट। बदले में 5,000 का और 10,000 की सर्विस बुक कर लेती हूँ कि मेरा उतना हो जाता है। ये एक मेंटेलिटी है। और फिर हमें भी अच्छा है कि हमको भी मतलब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक दोनों की नीड्स पूरी हो रही है, कि कस्टमर साइड से उनका एक टाइम सेव हो रहा है। अगर हम घर साफ कर रहे हैं, मैं खुद अगर मेरे घर में भी करता हूँ, तो हमें 2 दिन तो चला जाता है घर साफ करने में, पूरा राइट। घर अगर साफ करते हैं, और उसी को हम टाइम सेव कर रहे हैं। आपका एक दिन में 8 से 9 घंटे में आपको पूरा घर साफ कर रहे हैं विद द डीप क्लीनिंग जो बोलते हैं हम। और ये बहुत काफ़ी हार्ड वर्क का काम होता है। आपका जो भी फर्नीचर है उसको मूवेबल करके बैक साइड का ये सब एरिया कवर करना, और जितने भी आपको अपने घर में पता रहता है कि अपना घर में क्या एरिया में कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है, तो राइट। उसको हम प्रॉपर तरीके से आपको एक दिन में हम वो टाइम सेव करके, जहाँ पे आपके 2-3 दिन जाते हैं, तो कस्टमर प्रेफर करता है कि भाई चलो मेरे को इस तरह से सर्विस चाहिए। तो कस्टमर साइड से भी डिमांड अच्छी है और हम भी उसको फुलफिल कर रहे हैं उस राइट। लेवल पे। आप जब शाम अपनी टीम बना रहे थे, तो ऐसा क्या लीडरशिप लेसन आपने खुद ने सीखा जो एक सफल बिजनेस बनाने के लिए ज़रूरी है? यस, लीडरशिप लेसन यही है कि जब भी आप देखिए मेरा काम क्या है कि मुझे टीम बिल्ड करना है, ठीक है। तो मेरे जैसे साफ सफाई वाला में हर टाइप की टीम चाहिए, हमें टेक के लिए भी चाहिए,
डिजिटल जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाली वो भी टीम चाहिए, वर्कर्स भी चाहिए। मतलब कंपनी में लोग ही इम्पोर्टेंट होते हैं जो आपकी कंपनी को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे लिए जो एक लीडरशिप है, तो अगर मैं किसी सोशल मीडिया वाले बंदे को हायर कर रहा हूँ, तो जब तक मुझे उसका एक बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तब तक वो मैं किस टाइप का बंदा लेके आ रहा हूँ, वो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो जब भी जैसे मैंने इस फर्स्ट फेज़ में बताया कि मैंने वर्कर्स हायर किए, तो मेरे पास उस टाइम पे मुझे ना किसी टेक की ज़रूरत थी, ना सोशल मीडिया की, ना किसी की थी। हुँ, मेरे को हुँ, उस टाइम पे एक नीड थी कि मेरे को अच्छे वर्कर्स चाहिए। हुँ। तो अ गुड एम्प्लॉयी कैन बी अ गुड बॉस। ओके। तो सबसे पहले मैं खुद जाके अच्छा काम उस टाइम पे मेरा अगर आपने देखा कि मैंने फर्स्ट टाइम में काम खुद से किया था, हुँ, तो हुँ। मैं ज़्यादा समझ रहा था कि इस काम को कैसे किस तरह से डिलीवर कर सकते। और वो जो नॉलेज थी वो मेरे जो भी फ्रेशर आ रहा है उसको मैं किस तरह से दे पा रहा हूँ। हुँ, क्योंकि वो भी आप पे भरोसा रखता है कि नहीं सर को ये बात पता है। तो ये तो आपको वो गलत भी नहीं मतलब नहीं क्या होता है जनरली अगर आप एक फंड लेके बिज़नेस स्टार्ट करोगे और आपको क्वालिटी का कुछ मालूम ही नहीं है, ना कुछ आपने हुँ। क्लीनिंग का भी किया है। तो आप जो सामने वाला बोलोगे उसके ऊपर वो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा कि हाँ यार, अच्छा आप बोल रहे हो क्या? हो सकता है। ओके। अगर आप वो झूठ भी बोल रहे हैं तो भी आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि मतलब आपका काम एक्सपीरियंस ही नहीं है। करवाने के लिए भी काम आना चाहिए। आना चाहिए, राइट। एग्ज़ैक्टली। मेरे को सोशल मीडिया का भी नॉलेज नहीं था, मैंने वो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से लिया कि ओके। वीडियो को कैसे शूट किया जाता है। मैं खुद जाके वीडियो शूट करता था, उसको एडिटिंग करके अपलोड करता था हुँ, और हुँ। फिर वो एल्गोरिदम भी समझा कि सोशल मीडिया कैसे वर्क करता है। तो ये ओके। इसमें मेरे को टाइम देना पड़ा सीखने के लिए। तो जब आपका एज़ अ बॉस या कोई भी एक एक बिज़नेस ओनर है, तो उसका एक लर्निंग एटीट्यूड होता है। वो डायरेक्टली चेयर पे बैठा इसका मतलब सब कुछ मुझे आया ऐसा नहीं है। राइट। आपके पास टीम है तो आपको नहीं आ रहा है तो आप उनसे सीखो। मेरा हुँ। अभी भी इंग्लिश का प्रॉब्लम है लेकिन मेरे मैनेजर को इंग्लिश अच्छी आती है। मैं उसको सेंटेंस टाइप करके बताता हूँ कि फ़ैज़ा देखो ये यार ये सही है क्या? वहाँ पे कोई झिझक नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको सीखना है, हर स्टेज नहीं, पे आप सीख रहे नहीं, हो। लैंग्वेज इज़ नेवर अ बैरियर हाँ, सक्सेस के लिए। व्हाट एग्ज़ैक्टली। इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आपका हार्ड वर्क, आपका फ़ोकस जो आपने प्रूव किया है। और शाम मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने बताया कि हमें कॉल आते हैं यहाँ से कि हमें आपसे सर्विस करानी है, हम पैसे ज़्यादा दे सकते हैं, सब है। अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, हुँ। पर बिज़नेस में खराब एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। यस, आपके यस। साथ कभी क्लाइंट के साथ कोई खराब एक्सपीरियंस हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? होते हैं ना भरपूर। सर्विस इंडस्ट्री में जब आप काम करते हो तो डेफ़िनेटली आप ताज होटल में बैठोगे तो वहाँ पे भी आपको बताएँगे। वो तो एकेडमिकली वो सीख के आए हैं। कोई आप 5 स्टार या 7 स्टार में बैठोगे तो वहाँ पे भी आप स्टाफ से पूछोगे कि सर आपके साथ है तो 100% होता है। क्योंकि एक सर्विस इंडस्ट्री में ये होता ही है। तो हमारा तो ये है कि सबसे पहले कस्टमर का सुनना कि ओके। क्या प्रॉब्लम है क्योंकि वो पे कर रहा है। हुँ, तो वही हमारे टीम को भी हम वही ब्रीफिंग देते हैं कि आप सबसे पहले सुनो। हो सकता है कि आपके साइड से गलती ना हो, सामने से हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा। लेकिन हमको सुनना है क्योंकि हम सर्व कर रहे हैं। राइट। तो जब आप सर्व कर रहे हो तो आपको सबसे पहले सुनना है हमारे लाइन में। तो हमें ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं, तो हमने उसको एक प्रॉब्लम ना समझ के हमें एक वहाँ से सीख मिलती है कि हाँ, इस टाइप का जब हमको प्रॉब्लम आता है तो हमको किस तरह से उसको टैकल करना है। तो कस्टमर के जब भी ऐसे फीडबैक आते थे, फिर हम वो फीडबैक को इम्प्रूव करते थे। तो कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलना चाहता है, ये जैसे अभी मैं पुणे, मुंबई में, नासिक में, कई बार नागपुर का कस्टमर बोल रहा है कि सर इस तरह से आपके आपके स्टाफ ने ये कर दिया है। तो जब तक वो उनका फीडबैक मुझे नहीं आएगा तब तक मुझे समझेगा नहीं। कई बार मेरे स्टाफ के साइड में भी कहाँ पे गलती हो सकती है, जी। तो मैं उसको रिप्लेस कैसे करूँगा? हुँ, सिस्टम को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको फीडबैक काफ़ी ज़रूरी होता है। हुँ, तो वो 100% हम उसका एप्रिशिएट करते हैं कि आप दे दीजिए जो भी देखिए हम ऐसा नहीं बोल रहे कि ब्रांड किया है इसका मतलब हम हर एंगल से सही है। हम कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है हमारे से तो आप फीडबैक दीजिए, हम उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे। हुँ। श्याम, आप कोई यंग एंटरप्रेन्योर जो अब अपनी एक लिमिटेड अमाउंट से हुँ, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको हुँ। क्या एक सजेशन देना चाहेंगे? जो बिगिनर रहेंगे, जो जिस भी एरिया में आप बिज़नेस करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको खुद जाके वहाँ पे काम करना है, आप किसी लेवल का भी करिए। जो भी आपको लगता है कि मुझे इसमें ये बिज़नेस करना है। तो जब आप खुद काम करते हो तो उसका आप हर एंगल समझ लेते हो कि हाँ, ये प्रॉब्लम आती है,
इस तरह से स्टार्ट किया जाता है। अगर आप स्क्रैच से कर रहे हो, किससे मिलना है, तो आप सबसे पहले आप एरिया डिफाइन करिए कि किस एरिया में मुझे काम करना है। फिर बात आती है कि उस एरिया में आपका कोई ऑलरेडी कोई काम कर रहा है कि नहीं, तो वो किस लेवल से काम कर रहा है उसको, वो आप देखिए। और फिर आप सोचिए कि मैं और इसको किसी बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ क्या? ऐसा नहीं कि अगर समझो उस एरिया में एक पर्टिकुलर एक ब्रांड है, वो काम कर रहा है और आप भी वही करना चाहते हो। हुँ, लेकिन आपको लग रहा है कि यार हाँ, मैंने समझ तो गया कि सिस्टम ये ऐसा चलता है इसका, इस काम करने का। लेकिन कई बार वो तरीका पिछले इतने सालों से वो गलत कर रहा है। आपको लगा कि यार हाँ, नहीं इसको तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो वो समझने के लिए आपको उसके डेप्थ में जाना पड़ेगा कि ये स्टार्ट कैसे हो रहा है और कहाँ तक इसको अपन स्केल कर सकते हैं। हुँ, तो एक बार वो आपको फर्स्ट स्टेज समझ में आया कि आप खुद काम कर रहे हो, सब कुछ आपको समझ में आया, तो फिर स्टेप आता है आगे बढ़ते-बढ़ते आप जब एक बार डुबकी लगाते हो तो समझ में आता है कि तैरना कहाँ पे है और कहाँ पे पैर मारना है। हुँ, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। और अभी तो जनरली ट्रेंड ही हो शार्क टैंक वगैरह देख के लोगों को और ही एनकरेजमेंट मिल रही है कि चलो हम भी स्टार्टअप करते हैं। और कई लोग जो जॉब से एकदम स्ट्रेसफुल है तो वो लोग बोलते हैं कि चलो साइड बाय साइड में जॉब भी करती हूँ ये भी करती हूँ। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं, तो हुँ। उसको भी देख के मोटिवेशन होता है। तो आप लेकिन कब जा रहे हैं शार्क टैंक में? अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी, ओके, तो उस टाइम पे हम रजिस्टर्ड नहीं थे। अच्छा, लिंक्डइन पे हमें मैसेज भी आए थे कि आप हो सकते हैं। तो वो क्योंकि हमारा सोशल मीडिया पे उतना अवेयरनेस ज़्यादा था, प्रेजेंस था, हाँ, अभी भी है, लेकिन लोग हमें जानते थे उस टाइम पे। ओके। तो उस टाइम पे रजिस्टर नहीं था जिसके कारण हम नहीं जा पाए, लेकिन फ्यूचर में अगर हमें अपॉर्चुनिटी आती तो हम ज़रूर जाएँगे। जी, बिल्कुल जी, आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी यस। और बहुत सारा पैसा भी मिलेगा। नहीं, हुँ, पैसे के लिए नहीं है। वहाँ पे देखिए शार्क टैंक में अभी जो भी जा रहे हैं तो हुँ। एक फंड रेज़ के लिए जाते हैं या कभी बार मार्केटिंग भी होती है हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स, ऑफ़ बिज़नेस की। कोर्स। तो वो पॉइंट जब तो अलग-अलग पॉइंट से लोग जाते हैं, तो हुँ, उसके हिसाब से जज भी वो उस तरह से लोग करते हैं, वो जहाँ पे वो जज होते हैं। वो हुँ, समझ जाते हैं कि किसके लिए आए हैं। हुँ। तो मेरा कॉज़ तो मैं डेफ़िनेटली बताऊँगा क्योंकि मैं एकदम बूटस्ट्रैप था। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे अगर स्केल करना है तो मेरे को फंड चाहिए था, तो हमने वो रेज़ भी किया है। हुँ, 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 तो उसके हिसाब से हम देखते हैं, अपॉर्च्युनिटी मिलती है तो हम डेफ़िनेटली जाएँगे। हुँ। थैंक यू श्याम हमारे से बात करने के लिए। आई एम थैंक यू श्योर सो जो मच। आपको देख रहे हैं वो बहुत इंस्पायर होंगे यस, कि यस। अगर आप फ़ोकस हो के किसी चीज़ पे लगते रहो तो और जो कहावत है कि कोशिश करने वाले की हार हार नहीं नहीं होती। होती है, तो आपने उसको एक्चुअली प्रूव करके दिखाया है और आई होप हम आपको जल्दी देखें शार्क टैंक पे और थैंक ऊँचाइयों यू पे। सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच फॉर ब्लेसिंग।